अब हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें लिपिड्स के अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इसके अंदर स्टेरॉल्स होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये सब इस बायलेयर में स्कैटर्ड होते हैं, मतलब बिखरे हुए से रहते हैं, राइट। तो मेन अगर आप देखेंगे तो ये मेन तो है बायलेयर, लेकिन इसके कहीं कहीं पर आपको प्रोटीन्स मिल जाएंगे, कहीं पे कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल मिल जाएंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ ये इसका मेन स्ट्रक्चर है, ये आपका ये देखिए ये बायलेयर है, ये ग्रीन कलर के आपको ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं और ये इसका हेड है। ओके, यहाँ पर आपको बीच बीच में कई प्रोटीन्स मिल जाएंगे। ये आप देखिए यहाँ पर ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये ऑलिगोसैकेराइड की चेन्स आपको दिखाई देंगी। अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है तो इस प्रोटीन के ऊपर भी ये कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए बीच बीच में आपको ये कोलेस्ट्रॉल भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो मेन लेयर है वो तो है हमारी लिपिड की, ऑलराइट, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर, लेकिन बीच बीच में आपको ये इंटीग्रल प्रोटीन्स और ये पेरिफेरल प्रोटीन्स इस तरीके के ये आपको प्रोटीन कंपोनेंट्स मिल जाएंगे या कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। तो अब इससे हो क्या रहा है कि जो हमारा ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये जितने भी यहाँ पर आपको फॉस्फोलिपिड्स दिखाई दे रहे हैं और जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स हैं, वो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है इस मेम्ब्रेन की, इसके अंदर वो आराम से फ्लोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला मॉलिक्यूल, ये रेड कलर का जिसका हेड है, ये मॉलिक्यूल जब अगर कंडीशन सही होती है तो ये यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकता है, या ये फ्लिप मार के दूसरी साइड भी पहुँच सकता है। और ये चीज़ जब भी पॉसिबल होती है जब ये इसकी नेचर थोड़ी सी फ्लूइडिक हो। तो अभी मैंने आपको बोला बिकॉज जो हमारे सिंगर एंड निकोलसन है, उन्होंने ये जो मॉडल दिया वो बोला उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब फ्लूइड मोज़ेक में क्या है कि ये फ्लूइडिटी की वजह से मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली पास्ट वन अनदर, वो इधर से उधर घूम सकते हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी एक जगह पर नहीं है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से आगे भी जा सकते हैं। ये पूरी की पूरी एक तरीके से जो पूरी सरफेस है वहाँ पर ये घूम सकते हैं, इधर से उधर मूव कर सकते हैं, और ये एक तरफ ही नहीं, ये अपोजिट साइड में भी जा सकते हैं। तो ये जो है ये इसकी फ्लूइडिटी की वजह से होता है, इसलिए ये फ्लूइड है। अब हम इसको मोज़ेक क्यों बोलते हैं? मोज़ेक का मेन जो, अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो मोज़ेक होता है जब हम छोटे छोटे पीसेस को इकट्ठा करते हैं, और जब हम उन छोटे छोटे पीसेस से कुछ बनाते हैं, वो जो अपीयरेंस आती है उसको हम लोग मोज़ेक बोलते हैं। जैसे अगर हम फ्लोर के ऊपर एक मोज़ेक डिज़ाइन डाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, फ्लोर के ऊपर छोटे छोटे जो मार्बल के पीसेस होते हैं उनको इधर उधर स्कैटर कर देते हैं, और फिर उसके ऊपर बाकी की जगह पर लेयरिंग करके, और वो एक मोज़ेक डिज़ाइन बन जाता है। या फिर मोज़ेक डिज़ाइन आपने देखा होगा, पेंटिंग्स बनती हैं मोज़ेक डिज़ाइन की, मोज़ेक पेंटिंग्स होती हैं जिसमें छोटे छोटे पैबल्स या छोटे छोटे पीसेस को यूज़ करके वो पूरी की पूरी पेंटिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जो मोज़ेक बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन की डाइवर्सिटी होती है, और वो जब वो फ्लोट करते हैं यहाँ पर, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि वो फॉस्फोलिपिड के सी के अंदर आइसबर्ग्स हैं, राइट। जैसे कि आइसबर्ग्स होते हैं, ओके, जो सी के अंदर होते हैं और दूर से दिखाई कि वो फ्लोट कर रहे हैं, तो वो मोज़ेक अपीयरेंस आती है। उस तरीके की अपीयरेंस यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में आती है, इसीलिए इसको बोला गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये जो फ्लूइड मोज़ेक है इसमें फ्लूइडिटी भी है, इसका मतलब है कि हल्का सा इसमें लिक्विडिटी भी है, ऑलराइट। और इसके अंदर ये मोज़ेकनेस भी है, और ये चीज़ किसकी वजह से, ये है आपके इन प्रोटीन्स की वजह से। तो ये जो मॉडल है इसको बोला हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये इतना भी फ्लूइड नहीं है कि ये पानी की तरह बह जाए, लेकिन ये इतना फ्लूइड है कि इसके अंदर मूवमेंट हो सकती है। ओके, अगर आप बोलेंगे कि वाटर की तरह तो नहीं है कि वो बिखर जाएगा और वो तो चारों तरफ बह जाएगा, वो चीज़ नहीं आती है यहाँ पर। इसमें इतनी फ्लूइडिटी है कि ये मॉलिक्यूल्स को तो मूव करा सकती है विद इन एन एरिया, लेकिन वो आगे से जा नहीं सकती, अपने आप को छोड़ नहीं सकती, अपने आप को डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकती, उतनी फ्लूइडिटी नहीं है, राइट। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसका नाम क्यों पड़ा अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो प्रोटीन और लिपिड का रेशो होता है वो बहुत ही कंसीडरेबली वैरी करता है, और अलग अलग सेल टाइप्स में वो अलग अलग रेशो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो इसके अंदर लगभग 52% प्रोटीन्स होते हैं और 40% लिपिड होता है। स्पेसिफिकली हम अगर हम आरबीसीज की बात करें, ओके। अब बिकॉज आरबीसीज का क्या काम है, इसमें तो मेन काम गैशियस एक्सचेंज का होता है, डिफ्यूजन का होता है, राइट। तो इसी वजह से इसका जो कंपोजिशन है इसमें लिपिड्स कम है और प्रोटीन्स ज़्यादा हैं, लेकिन किसी किसी सेल में लिपिड्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स कम होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके की वो सेल है और उसका क्या काम है।
नाउ मोस्ट मेम्ब्रेन्स आर ऑल्सो एसिमेट्रिकल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसका मतलब ये होता है कि जो ये बायलेयर है उसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों लेयर का कंपोजिशन या दोनों लेयर की प्रॉपर्टी सेम हो. इसका मतलब ये है कि एसिमेट्रिकल का मतलब है कि जो एक लेयर होती है उसकी प्रॉपर्टीज दूसरी लेयर से अलग होती हैं. तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स आर एसिमेट्रिकल. अब कुछ कुछ मेम्ब्रेन्स में ये सिमेट्रिकल हो सकती हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स दे आर एसिमेट्रिकल. दोनों बायलेयर की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है. The different pattern of proteins and carbohydrate molecules in the external surface is different from the patterns in the internal surface. अगर आप यहाँ इस पिक्चर में भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक्सटर्नल पार्ट में बहुत सारे आपको ये ग्रीन कलर के ये आपको ये कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर इंटरनली प्रेजेंट नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज इन कार्बोहाइड्रेट्स का स्पेसिफिक रोल है. ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं, ये इनका इंटरैक्शन जो हो रहा है वो बाहर के बाकी की सेल्स या बाकी के मॉलिक्यूल्स के साथ इंपॉर्टेंट है और वो उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अंदर इसकी ज़रूरत इतनी नहीं है. तो हो सकता है कि अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन अंदर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स हों, लेकिन इतने नहीं होंगे या सेम तरीके के नहीं होंगे जो कि बाहर की साइड है. इसीलिए ये जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का पैटर्न है वो बाहर अलग होता है और अंदर अलग होता है, और दैट्स वाई इट इज़ एसिमेट्रिकल. ना बहुत सारे प्रोटीन्स बाहर की साइड होते हैं जो अंदर नहीं होते, और बहुत सारे प्रोटीन्स अंदर की साइड होते हैं जो बाहर नहीं होते. वो सेल सिग्नलिंग में या कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं. तो वो सारी चीज़ें भी इनको एसिमेट्रिकल बनाती हैं. नाउ अगर हम देखें तो जो प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन के, उनको ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के हिसाब से, यानी कितनी आसानी से हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेम्ब्रेन में से, उसके बेसिस पर हमने उनको दो पार्ट्स में बांटा है. एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स और दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स. सो पेरिफेरल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं जो मेम्ब्रेन की सरफेस पर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखिए, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन की सरफेस पर हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, राइट. तो ऐसे प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स. और इंटीग्रल प्रोटीन्स वो होते हैं जो पार्शियली या टोटली मेम्ब्रेन के अंदर बरी रहते हैं, यानी दबे हुए रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये पर्टिकुलर प्रोटीन ये मेम्ब्रेन के ऊपर की साइड से लेके मेम्ब्रेन की दूसरी साइड तक ये मेम्ब्रेन के अंदर है. तो इस तरीके के प्रोटीन्स को हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं. और ये प्रोटीन्स जो कि जस्ट वन साइड पर हैं, वो अंदर नहीं है, मेम्ब्रेन के अंदर बरीड नहीं है, डीप बरीड नहीं है, ऐसे प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स. तो दो तरीके के प्रोटीन्स आपको याद रखने हैं यहाँ पर, एक है पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा है इंटीग्रल प्रोटीन्स. ओके, चलिए. अब जो फ्लूइडिटी जो होती है मेम्ब्रेन की, वो परमिएबिलिटी को अफेक्ट करती है, यानी कि उस फ्लूइडिटी की वजह से ये मेम्ब्रेन जो हमारे केमिकल्स हैं एक्सटर्नल या इंटरनल, उनका एक्सचेंज कितना इजी हो सकता है या किस किस का एक्सचेंज हो सकता है, वो डिसाइड करती है ये फ्लूइडिटी. और साथ में ये फ्लूइडिटी डिसाइड करती है कि जो प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर, चाहे वो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं या वो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सो दैट डिपेंड्स ऑन द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. अब ये जो फ्लूइडिटी है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. ओके, वो फैक्टर्स है, पहला है फॉस्फोलिपिड कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर. इसका मतलब जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का जो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, उसकी कंपोजिशन क्या है. फॉस्फोलिपिड भी एक तरीके का नहीं होता, फॉस्फोलिपिड्स अलग अलग तरीके के कुछ वैरायटीज़ होती हैं इसकी, तो वो अभी हम लोगों के स्कोप में नहीं है यहाँ. तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि फॉस्फोलिपिड की जो कंपोजिशन है उस पर और उसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि किस तरीके के वो फॉस्फोलिपिड्स लगे हुए हैं. देन टेम्परेचर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी है मेम्ब्रेन की, ये बाइलेयर है, और अगर हम इसको थोड़ा सा हीट करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी हो जाएगी. तो ये चीज़ तो पता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो वैक्स होता है, अगर आप वैक्स को हल्का सा हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाता है, और अगर आप वैक्स को थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर लेके आएंगे तो वो सॉलिड हो जाता है. तो इसी तरीके की कुछ कुछ चीज़ें हैं, मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैक्स की तरह नहीं होती ये चीज़, लेकिन कुछ कुछ इस तरीके का फ्लूइडिटी और ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी के बीच में ये मेम्ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स या पूरी मेम्ब्रेन आपस ये एक तरीके से चेंज होती रहती है. ओके, नाउ फ्लूइडिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम है तो फ्लूइडिटी कम होगी. लो टेम्परेचर में
जो हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो कहीं कहीं पर सॉलिडिफाई हो सकते हैं, बिकॉज वो हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, हम उन फैटी एसिड्स को बोलते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स ऑक्यूपाइड होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर हाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हम उन फैटी एसिड्स को बोलते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो वो क्या करता है, वो सॉलिडिफाई होने से प्रिवेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर में एक किंक होता है उनकी टेल में, और उस किंक की वजह से क्या होता है, ये फैटी एसिड्स आपस में बहुत क्लोज नहीं हो पाते और जिसकी वजह से वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाते। अब आप ये देखें, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है और ये एक फैटी एसिड जो सैचुरेटेड है उसकी ये चेन है, ये सिंगल बॉन्डेड है और इसमें ये सारी की सारी चेन स्ट्रेट है, राइट। लेकिन यहां पर क्या है, ये बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये स्ट्रेट ना होकर एक किंक आ गया इसमें स्ट्रक्चर में। अब जब हम इसको लेके आएंगे और ये यहाँ पर हम सारे फिट करेंगे तो यहाँ देखिए ये ऑलमोस्ट स्ट्रेस्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, किंकिंग हो रही है और इसकी वजह से क्या है कि ये फ्लूइड लाइक बन जाते हैं और ये उसको सॉलिडिफाई नहीं होने देते। तो इसीलिए जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर किसी मेम्ब्रेन में हाई होंगे तो वो उसकी जो स्टेट रहेगी वो फ्लूइड लाइक स्टेट रहेगी, इवन अगर टेम्परेचर थोड़ा कम भी हो। लेकिन अगर लो टेम्परेचर में वो मेम्ब्रेन के अंदर हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, तब वहां पर कहीं कहीं किसी किसी एरिया में वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे। पूरी मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई नहीं होगी, ओब्वियसली जहां पर उनका जो कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है वहां पर उनके सॉलिडिफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब तीसरी चीज होती है कोलेस्ट्रॉल। अब आपने देखा कि इसमें कोलेस्ट्रॉल पार्ट होता है मेम्ब्रेन का, राइट। अब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये भी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है। ये एक तरीके का फ्लूइडिटी बफर की तरह ये यूज होता है मेम्ब्रेन के अंदर। वो क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है, राइट, तो वो क्या करता है, वो थोड़ा सा रिजिडिटी देता है मेम्ब्रेन को। अब ये देखिए आप कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हाई टेम्परेचर में, जहां पर बिकॉज टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये क्या कर रहा है कोलेस्ट्रॉल, ये जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये क्या करेगा, ये रिजिडिटी को बढ़ाता है। ये उसको बिल्कुल फ्लूइड नहीं होने देगा, उसको थोड़ा बहुत फ्लूइड तो ठीक है चलेगा, लेकिन उसकी फ्लूइडिटी को एक 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 थ्रेशोल्ड पर आने के बाद उसको रोक देगा। और जब फ्रीजिंग होती है यानी टेम्परेचर लो होता है और जहां पर चांसेस है कि वहां पर सॉलिडिफिकेशन होगा, वहां पर ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज अ फ्लूइडिटी बफर। और ये कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन्स के लिए, जो कि फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है। हाई टेम्परेचर में ये सॉलिडिफिकेशन की तरफ जाता है और लो टेम्परेचर में ये फ्लूइडिटी की तरफ जाता है। तो और इस वजह से ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो उसको मेंटेन करता है। ओके, चलिए। अब इट ऑल्सो रिड्यूसेस द परमिएबिलिटी टू स्मॉल एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। जहां पर भी ये ज्यादा होगा वहां पर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की परमिएबिलिटी कम हो जाएगी, उसको रिड्यूस करेगा।